सभी को नमस्कार। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 4 में आज अपन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक है डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण, और दूसरा है साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन। देखिए होते क्या है ये, इनका उपयोग क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण। डायमेंशनल एनालिसिस विमीय विश्लेषण। डायमेंशनल एनालिसिस या विमीय विश्लेषण में देखिए क्या होता है। आपने कई बार ये देखा भी होगा, जैसे अपन को न्यूमेरिकल हल करते हैं और न्यूमेरिकल के फॉर्मूले में जितनी भी राशियां हैं वो सभी एक प्रकार की इकाई में होनी चाहिए, या तो सभी एमकेएस में होनी चाहिए या सभी सीजीएस में होनी चाहिए। अगर आपको एक प्रकार की इकाई को दूसरे प्रकार की इकाई में परिवर्तित करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपको आयतन है वो लीटर में दिया हुआ है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल हल करने के लिए आयतन सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए या मीटर क्यूब में चाहिए या डेसीमीटर क्यूब में चाहिए। तो क्या करें, तो आपको जो लीटर है उसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, जो आपको लीटर दिए हुए हैं उनको आप मीटर क्यूब में बदलें। जैसे आपको लंबाई है वो इंच में दी हुई है और आपको लंबाई है वो एंगस्ट्रॉन में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए या मीटर में चाहिए, तो कैसे बदलेंगे। तो इस तरह का एक प्रकार की जो इकाई को दूसरे प्रकार की इकाई में जो अपन परिवर्तन करते हैं उसी परिवर्तन को क्या कह रहे हैं अपन, विमीय विश्लेषण कहते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। विमीय विश्लेषण के लिए आपको जो विभिन्न राशियां हैं वो, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 मिलीलीटर कहते हैं। इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और ये अपन पिछले वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस या विमीय विश्लेषण को पढ़ने से पहले आप इसके जो पिछले 3 वीडियोज हैं उनको आप डिटेल में देख लें, समझ लें और पढ़ लें। ये उसके बाद विमीय विश्लेषण है बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए विमीय विश्लेषण को अपन देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे सिंपल सी बात है, मैंने लिखा यहाँ पे 100 मीटर क्यूब बराबर, यहाँ मैंने डैश डैश लगाया और ये लिख दिया यहाँ पे सेंटीमीटर। यस, पहले अपन सीधा ही आयतन मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में अपन देखिए सीधा संबंध देख लेते हैं एक बार। यहां देखिए क्या कर रहे हैं अपन, 100 मीटर क्यूब ये भी आयतन है और अपने को किस में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में आयतन चाहिए। तो क्या करें, तो यहां एक चीज अपन काम में लेंगे, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये अपन जानते हैं, ये अपन ने पिछले वीडियोस में देखा। अगर मैं यूं लिखूं कि 1 मीटर बटा 100 सेंटीमीटर, तो इसका मान क्या आएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर का भाग, क्योंकि दोनों बराबर हैं। या मैं यूं लिखूं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो ये भी क्या आता है, 1 आता है। आया कि नहीं। और किसी भी राशि को अगर 1 से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह भी अपन जानते हैं। अब चूंकि यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें ये क्यूब के रूप में है, तो अपने को भी इस जो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर बटा 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर है, इन इकाइयों का अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इनका भी क्यूब लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्यूब के रूप में है। तो देखिए अगर मैं यूं लिख दूं 100 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर और इसका मैं अगर क्यूब ले लूं तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, और ये भी 1 ही होगा।
बात समझ रहे हैं ना, 100 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर क्या है, 1 के बराबर ही तो है। और इसका मैं अगर क्यूब ले लूँ दोनों तरफ, तो इसका मैंने क्यूब लिया तो ये क्या हो गया, 1 का क्यूब हो गया, और 1 का क्यूब का मतलब 1 ही होता है। तो ये मैं यूँ लिख दूँ, ये 10 की घात 2 है और 3 से गुणा होगी क्या हो जाएगा, 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब बटा 1 मीटर क्यूब बराबर 1 होगा। क्लियर है ना ये चीज़। अब देखिए प्रश्न पे आते हैं। आपको क्या चाहिए, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके बराबर सेंटीमीटर क्यूब कितने होंगे। तो मैं यूँ लिख दूँ 100 मीटर क्यूब गुणा यहाँ 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब बटा मीटर क्यूब। इस 100 मीटर क्यूब को मैंने देखिए वैसे 1 से ही तो गुणा किया है, और 1 का मान क्या है यहाँ पे, ये वाला, तो इससे मैंने इसको गुणा कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 100 मीटर क्यूब का 100 मीटर क्यूब ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, और क्या बच गया, 10 की घात 8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये रहा 10 की घात 2 और ये 10 की घात 6। तो यहाँ पे जो घातांक है, जब आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाते हैं। तो 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 6 है, तो घातांक जुड़ के क्या हो गया, 10 की घात 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है वहाँ पे क्या आ गया, 10 की घात 8 आ गया। क्लियर है चीज़, ठीक है। और देखिए जितने ज़्यादा अपना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आसान होगा। 25 इंचेस बराबर हाउ मैनी सेंटीमीटर्स, 25 इंच के बराबर कितने सेंटीमीटर होंगे। इसमें तो ये क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा आसान है, पिछला वाला तो कम से कम क्यूब के रूप में था, यहाँ कहीं भी कोई क्यूब नहीं है, सीधा ही सिंपल रिलेशन है, सीधा ही संबंध है। तो देखिए 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, ये संबंध अपने पिछले वीडियोस में देख चुके। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है ना ये चीज़, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको यूनिट सिस्टम में या मतलब इकाई में अगर बदलें तो क्या होगा, 1, क्योंकि दोनों तरफ जो बराबर वाली चीज़ें हैं उनका अगर भाग दे दें तो 1 ही तो आएगा ना। तो 1 इंच बटा 2.54 सेंटीमीटर क्या हो गया, 1 हो गया कि नहीं। या फिर मैं यूँ कहूँ 2.54 सेंटीमीटर बटा 1 इंच भी 1 होता है। इस 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर का भाग दे दो, चाहे 2.54 सेंटीमीटर में 1 इंच का भाग दे दो, दोनों के परिणाम एक ही आएंगे, ठीक है। अब आपको इंच को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ से इंचेज हटना चाहिए, सेंटीमीटर आना चाहिए। तो इसको जब गुणा करें तो इन दोनों इकाइयों में से जो एक मान है ना, इनमें से वह मान काम में लेंगे जिसमें इंच नीचे हो, क्योंकि इंच से इंच कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करें, 25 इंच गुणा 2.54 सेंटीमीटर बटा 1 इंच। तो इस इंच से इंच कट जाएगा और इस 25 को आप 2.54 से गुणा कर दो, ये परिणाम किस में आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये जो आप गुणा करके परिणाम निकालेंगे वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ ही आ जाएगा 25 गुणा 2.54। आपको यहाँ 25.2.54 नहीं लिखना है, गुणा करके जो परिणाम आता है वो लिखना है। मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया, आप इसको गुणा करके लिखें, जो परिणाम आए वो लिखें यहाँ पे, ठीक है। तो 25 गुणा 2.54 सेंटीमीटर, इस तरह से आप इसको लिखें। क्लियर है ना ये चीज़, ठीक है। और देखिए आप, ये जो विमीय विश्लेषण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर प्रकार के न्यूमेरिकल में आपको ये काम में आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसमें यही देखा जाता है कि बच्चा क्वेश्चन हल करते समय अलर्ट है कि नहीं। तो
आपको जितनी भी राशियां हैं वो सारी या तो एमकेएस पद्धति की लेनी पड़ेंगी या सीजीएस पद्धति की लेनी पड़ेंगी। तो अंतर परिवर्तन या विमीय विश्लेषण बहुत ही आवश्यक चीज है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 100 मीटर बराबर, यहां लिख दिया माइक्रोमीटर। कितने माइक्रोमीटर होंगे? 100 मीटर बराबर हाउ मेनी माइक्रोमीटर्स। सिंपल सा है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं यहां पर सिंपल लिखूं, देखिए माइक्रो, माइक्रो का क्या मतलब होता है? तो 1 मीटर या 1 माइक्रोमीटर, संबंध निकाल रहे हैं अपन। ये माइक्रो का जो मतलब होता है ना, ये होता है 10⁻⁻6। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या हो गया? माइक्रो की जगह मैं क्या लिख दूं? 10⁻⁻6। मीटर की जगह मीटर आ गया। तो मीटर में और माइक्रोमीटर में अपन ने संबंध देख लिया। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। अब अपन इसको इकाई में कैसे बदलें? तो बराबर की राशियां हैं, इनका आपस में भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 1 माइक्रोमीटर बटा 10⁻⁻6 मीटर बराबर क्या है? 1, क्योंकि दोनों बराबर हैं। या फिर मैं यूँ लिखूं 10⁻⁻6 मीटर बटा 1 माइक्रोमीटर बराबर भी 1 आएगा। और 1 को अगर किसी भी राशि से गुणा करें तो उस राशि के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इस प्रश्न में क्या करने जा रहे हैं? इस प्रश्न में आप मीटर को माइक्रोमीटर में बदलने जा रहे हैं, मतलब मीटर को हटाना है। तो इन दोनों मानों में से, दोनों अनुपातों में से वह अनुपात काम में लो जिसमें मीटर नीचे हो, क्योंकि मीटर को काटना है। तो इस प्रश्न को हल करें तो 100 को मैं लिख दूं 10⁻2 और ये मीटर में है, गुणा 1 से गुणा करेंगे, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो 1 माइक्रोमीटर बटा 10⁻⁻6 मीटर कर दिया। 1 से तो गुणा किया है, ठीक है ना। अब देखो, मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया। 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, 10⁻+6 हो जाएगा। तो यहाँ 10⁻2 है और गुणा 10⁻+6 है, तो हो गया 10⁸ माइक्रोमीटर। तो अपन कहेंगे कि जो 100 मीटर होता है वो 10⁸ माइक्रोमीटर के बराबर हो गया। तो यहाँ खालिस्तान में क्या जाएगा? 10⁸। सिंपल सा है ना। ऐसे अपन अंतर परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और देखिए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहे हैं कि 5 लीटर बराबर हाउ मैनी मीटर क्यूब। 5 लीटर है वो कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा? अगर सिंपल अपन क्वेश्चन लें जो आसानी से कट जाए, तो मान लो 10 लीटर ले लिया अपन ने। 10 लीटर बराबर कितने मीटर क्यूब होते हैं, ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले तो अपन संबंध देखें कि लीटर और मीटर क्यूब में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो देखिए, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, ये अपन जानते हैं। मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻−10, ठीक है ना। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ये संबंध कहां से आया? क्योंकि देखिए, मिलीलीटर, ml को मिलीलीटर लिखते हैं, और मिली का मतलब होता है 10⁻−3, और उसके आगे ये लीटर है ही, और 10⁻−3 नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻3 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। ये अपन ने संबंध यहाँ से निकाला है। तो 1 लीटर बराबर क्या हो गया? 10⁻3 मिलीलीटर, मतलब 1000 मिलीलीटर होता है। और 1 मिलीलीटर होता है वो क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, सॉरी, 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये संबंध आप ध्यान रखें, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1000 मिलीलीटर बराबर
1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया कि नहीं? सिंपल सा है। तो मैं यूँ लिखूंगा कि 10 लीटर या 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर बटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया? 1 हो गया कि नहीं? दोनों बराबर हैं। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब बटा 1 लीटर बराबर 1 हो गया। दोनों बराबर की राशियां हैं, तो इनमें किसी का किसी में भाग दे दो 1 ही आएगा। क्लियर है चीज? अब सबसे पहले आप लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदल लें। तो सेंटीमीटर क्यूब में देखिए कैसे बदलें। आपको लीटर काट के यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लाना है, तो लीटर जहाँ नीचे है वो राशि काम में लेंगे। तो 10 लीटर गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बटा 1 लीटर, तो लीटर से लीटर कट गया। तो ये देखिए 10⁻³ है और ये 10 है ही, तो हो गया 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 लीटर है वो 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो गया। तो 10 लीटर बराबर 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब हो गया। लेकिन आपको परिणाम किस में चाहिए? मीटर क्यूब में चाहिए। तो आप सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में संबंध देखो, तो देखिए क्या है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर, ये संबंध है अपने पास। तो 1 मीटर बटा 10⁻² सेंटीमीटर क्या हो गया? 1। 10⁻² सेंटीमीटर बटा 1 मीटर, ये भी क्या हो गया? 1। दोनों बराबर की राशियां हैं, आपने दोनों तरफ यहाँ पे अनुपात ले लिया तो इकाई आ गई। लेकिन आपको परिणाम चाहिए क्यूब के रूप में, तो अपन क्या करें, इनका क्यूब ले लें। तो क्यूब ले, देखिए इसका क्यूब ले लो तो 1 का क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब ले लो तो 1 का क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 होता ही है। क्लियर है ना ये चीज? ठीक है। अब देखो यहाँ 10 लीटर बराबर 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब की जगह आपको क्या लाना है? मीटर क्यूब लाना है। तो आप वह राशि काम में लो जिसमें सेंटीमीटर क्यूब नीचे हो। तो ये वाला, तो ये देखिए क्या है, इसको मैं लिख रहा हूं 1 मीटर क्यूब बटा क्यूब है तो 10⁻² था वो क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 है। ये देखो इसको मैंने क्यूब लिया ना, 1 का क्यूब ही तो है, 1 का क्यूब मतलब 1 है। तो 1 मीटर क्यूब हो गया, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये आपको मान 10⁻⁴ से गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं गुणा कर दूं, 10 लीटर बराबर 10⁻⁴ गुणा 1 मीटर क्यूब बटा 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, और ये 10⁻⁴ किस में था? सेंटीमीटर क्यूब में था। तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब गुणा 1 मीटर क्यूब बटा 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया। 10⁻⁶ है, ये ऊपर जाएगा तो -6, ये 10⁻+4, ये माइनस है तो बच गया 10⁻⁻² मीटर क्यूब। तो ये 10 लीटर है वो क्या हो जाता है? 10⁻² मीटर क्यूब है। तो यहाँ आपका उत्तर हो गया 10⁻²। क्लियर है चीज? ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं? विमीय विश्लेषण करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। ये तो अपने थोड़े से प्रश्न लिए हैं। अंतर परिवर्तन किसी का भी हो सकता है। किसी भी प्रश्न में अगर यूँ दिया हुआ है कि ये परम ताप इतना है या इतने तापमान पर है, अगर MKS इकाइयाँ आप ले रहे हैं, SI इकाइयाँ ले रहे हैं, तो तापमान अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो उसको निश्चित रूप से किस में बदल लें आप? केल्विन में बदल लें। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करें? उसमें 273.15 जोड़ लें।
ठीक है, तो ये तापमान का हो गया, द्रव्यमान का, आयतन का, इस तरह की ये चीज़ें हैं। ये अंतर परिवर्तन इनका बहुत ही आवश्यक है। और अंतर परिवर्तन के लिए अपन क्या करते हैं, विमीय विश्लेषण करते हैं, जिसमें इकाई में परिवर्तन करके उसको गुणा करते हैं विभिन्न राशियों को। समय के लिए भी देखिए अपन परिवर्तन करते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जैसे यही आ गया, एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं। 3 days बराबर हाउ मेनी सेकेंड्स, 3 दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो दिन में और सेकंड में अपने को संबंध निकालना है। तो देखिए 1 डे बराबर 24 आवर्स, ये अपन जानते हैं। 1 घंटे में 24 घंटे होते हैं। तो 1 डे बटा 24 आवर्स बराबर 1 है, या 24 आवर्स बराबर 1 डे, ये भी 1 होता है। तो ये तो घंटे में और दिन में संबंध हो गया, इनका अनुपात लेंगे तो इकाई हो गया, ठीक है ना। तो दिन में और घंटे में ये संबंध हो गया। अब 1 आवर बराबर 60 मिनट, तो इसका मतलब 1 घंटा बट्टा 60 मिनट बराबर 1, या 60 मिनट बटा 1 घंटा बराबर 1 हो गया कि नहीं। ठीक है, ये मिनट का और घंटे का संबंध हो गया। अब अपन मिनट का और सेकंड का देखें। 1 मिनट बटा 60 सेकंड 1 हो गया, और 60 सेकंड बटा 1 मिनट भी 1 हो गया। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये भी 1 हो गया। क्लियर है ना चीज। अब देखो अपने को दिनों को किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है। तो 3 डे दिया हुआ है, गुणा, सबसे पहले जहां दिन देखिए इकाई से 1 से ही तो गुणा कर रहे हैं ना अपन, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको गुणा कर दें। तो 24 आवर्स बटा 1 डे, तो क्या हो जाएगा, दिन से दिन कट जाएगा, ये जो मान आएगा ये घंटे में आ जाएगा। फिर घंटे को मिनट में बदलना है, तो घंटे मिनट में ये संबंध है, ठीक है ना। आवर्स में आ गया तो अब घंटे को काट के क्या लाना है, मिनट लाना है। तो जिसको काटना होता है वो नीचे होना चाहिए, तो ये अपन गुणा करेंगे। तो गुणा 60 मिनट बटा 1 घंटा, ये भी इकाई तो है, 1 से ही गुणा किया फिर, ठीक है, मिनट में आ गया मान। अब मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में। तो मिनट काटना है तो जहां मिनट नीचे है वह राशि काम में लेनी है, 60 सेकंड बटा 1 मिनट। क्लियर है चीज। तो देखो दिन से ये दिन कट गया, घंटे से ये घंटा कट गया, मिनट से ये मिनट कट गया, सिर्फ क्या बचा, सेकंड बचा। और बाकी राशियों को गुणा कर दो, तो 3 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60 सेकंड, ये उत्तर है आपका। गुणा कर लें आप इसको, और जो परिणाम आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा, मतलब ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो 3 दिन में इतने सेकंड होते हैं। तो इस तरह से आप डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं, विमीय विश्लेषण कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब अपन लेते हैं इसका दूसरा टॉपिक, साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन। देखिए वैज्ञानिक संकेतन क्या चीज है। अपन जानते हैं जो केमिस्ट्री में अपन क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। परमाणु है, अणु है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, ये सब क्या है, इतने सूक्ष्म होते हैं कि अपन बहुत से ऐसे तो परमाणु जिनको अपन साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देख सकते हैं। इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, बहुत छोटे होते हैं। तो अगर अपन थोड़ा सा भी ले, जैसे मान लो अपन 1 ग्राम कोई पदार्थ लें,
तो उस 1 ग्राम में कितने परमाणु होंगे? करोड़ों अरबों हो सकते हैं। अपन जैसे 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में उस में कितने परमाणु आ सकते हैं, है कि नहीं? तो 1 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया डायमेंशन। एक परमाणु है उसकी त्रिज्या कितनी होगी? बहुत ही छोटी होगी। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को या उनकी संख्याओं को लिखने के लिए अपने को बहुत लंबी बड़ी संख्या लिखनी पड़ती है। उसको सरल करने के लिए अपन एक तरीका काम में लेते हैं जिसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। वैज्ञानिक संकेतन। साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन देखिए अपने एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई परमाणुओं की संख्या है, क्योंकि अपन जानते हैं कि थोड़ी सी भी अपन पदार्थ की मात्रा लेंगे तो उसमें बहुत सारे परमाणुओं की संख्या हो सकती है। ये परमाणुओं की संख्या है किसी पदार्थ में। अब इतनी बड़ी संख्या के लिए देखिए अपने को जीरो कितने सारे काउंट करने पड़ेंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 शून्य लग गए। कितने सारी तो इसमें स्थान घेर लिया। और कितना आपको ये समय लगा, और अपन इसका जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे तो इसमें कितनी सारी संख्याएं और लिखनी पड़ेंगी। तो इसको सरल बनाने के लिए वैज्ञानिक संकेतन काम में लेते हैं। और वैज्ञानिक संकेतन के रूप में अपन कैसे लिखेंगे इसको? वैज्ञानिक संकेतन के रूप में अपन लिखते हैं n गुणा 10 की घात n के रूप में। यहां जो कैपिटल N है ये क्या है? 1 से 10 तक हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है 1 से 10 के बीच में। और जो स्मॉल n है वो स्मॉल n देखिए यहां पर अपन लिखेंगे कि दशमलव को आपने दाईं तरफ खिसकाया है या बाईं तरफ खिसकाया है 10 के चर घातांक के रूप में। दस के चर घातांक के रूप में अपन इसको लिखते हैं स्मॉल n को। कितनी संख्या आपने दशमलव को सरकाया है। अगर दशमलव को बाईं तरफ सरकाते हैं आप तो ये चार घातांक है वो क्या आएगा? धनात्मक आएगा। और अगर दाईं तरफ सरकाते हैं तो ये ऋणात्मक आता है। तो मैं लिख दूं यहां पे, अगर दशमलव को बाईं तरफ सरकाते हैं, बाईं तरफ खिसकाते हैं तो जो स्मॉल n है वो क्या है? पॉजिटिव आएगा। और अगर दशमलव को दाईं तरफ सरकाते हैं तो जो स्मॉल n है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव आएगा कि आपने घातांक कितना सरकाया। जैसे मैं ये राशि है इसको लिख दूं 6.0। तो देखिए दशमलव कहां था? यहां था राशि के अंत में, इस संख्या के अंत में। आपने कितना सरकाया? 16 शून्य बाईं तरफ खिसकाया। ठीक है, तो 10 का घातांक क्या हो गया? 16 हो गया। तो यहां जो कैपिटल N है वो तो क्या है? 6, और जो स्मॉल n है वो क्या हो गया? 16। तो इस राशि को अपन कैसे लिखेंगे? 6.0 गुणा 10 की घात 16, इस तरह से अपन लिख देंगे। ठीक है, और देखिए जैसे 23.4567 ये कोई अंक है, इसका वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। तो अगर देखिए ये दशमलव है, इसको मैं दो प्रकार से लिखूं। फर्स्ट 2.34567। तो आपने क्या किया? दशमलव को बाईं तरफ खिसकाया, एक अंक सरकाया तो गुणा 10 की घात 1 आ जाएगा, बाईं तरफ खिसकाएंगे तो। और इसी राशि को अगर मैं यूं लिखूं कि 2345.67, तो मतलब क्या किया आपने? दशमलव को 2 अंक दाईं तरफ खिसकाया है, तो इसका मतलब 10 की घात -2 आएगा।
तो 10 के घातांक में जो चर घातांक आप ये काम में ले रहे हैं वो आप दशमलव दाईं तरफ खिसका रहे हैं तो नेगेटिव आता है, और अगर बाईं तरफ खिसकाते हैं तो पॉजिटिव आता है। कितना आएगा? जितना आपने दशमलव को खिसकाया है। ठीक है। अब देखिए, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में जो अपन विभिन्न राशियां काम में ले रहे हैं उसके अगर मैं आपको उदाहरण बताना चाहूं तो उदाहरण देखिए, प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है? प्लांक्स कांस्टेंट, इसका मान होता है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। तो देखिए 10 के घातांक के रूप में पढ़ लिख रहे हैं, नहीं तो अगर शून्य के पढ़ लगाएं इसमें तो कितने सारे लगाने पड़े। इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो क्या होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। तो ये जो राशियां हैं जो आप जनरली काम में लेते हैं ये किस रूप में है? वैज्ञानिक संकेतन के रूप में है। जैसे एक मोल का मतलब क्या है? 6.02 गुणा 10 की घात 23। तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में अगर अपने को काम में लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है, नहीं तो बहुत सारे शून्य, यहाँ देखिए 10 की घात 23, इतने शून्य काम में लेने पड़ेंगे। 10 की घात -31 मतलब बट्टा में इतने शून्य आएंगे तो दशमलव किधर खिसकेगा? बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से अपनी वैज्ञानिक संकेतन काम में लेते हैं। अब वैज्ञानिक संकेतन है उसमें जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे किया जाता है वो भी थोड़ा अपन देख लेते हैं। तो फर्स्ट गुणा व भाग करना, क्योंकि इसमें गुणा भाग भी करना होता है। तो गुणा भाग करेंगे तब देखिए क्या होगा। जैसे उदाहरण लेके चले, 5.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻4। ये कोई अंक है जिसको अपने को गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। तो देखिए क्या करें, 5.0 इंटू 3.2 इसको इधर ले लें, और दूसरे में 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -4, ये गुणा किया आपने। ठीक है, तो इसको जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 16.0 ठीक है, गुणा 10 की घात -6 और -4 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घात -10, और इसको मैं लिख दूं 1.6 इंटू 10⁻⁻9। देखिए दशमलव को किधर सरकाया आपने? बाईं तरफ। बाईं तरफ सरकाया, इसका मतलब घातांक है वो एक धनात्मक हो गया, तो गुणा 10 की घात 1 हो गया। समझ रहे हैं? तो गुणा 10 की घात 1 हो गया, तो ये जो -10 है ना ये क्या हो गया? -9 में परिवर्तित हो गया। तो इसका मान क्या आ गया? ये आ गया। तो इस तरह से आप राशियों को गुणा करें और फिर उसको दशमलव को सरका के और जो 10 का घातांक है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ये मान आ गया इसका। अगर भाग देने की बात करें, दूसरा अगर अपन ले तो 16.0 गुणा 10 या 1.6 ले लें, 1.6 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 4.0 इंटू 10⁻⁻6, ये अपन करें तो देखिए क्या होगा। 1.6 डिवाइडेड बाई 4.0, राशियों को इधर ले लें, और यहाँ क्या है? 1.6 गुणा में क्या है? 10 की घात -4 बटा 10 की घात -6, इनको इधर ले लें। इसमें इसका भाग दे रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा। यहाँ इसको अगर दशमलव को अपन हटाएं तो देखिए क्या आएगा। 1.6 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.4।
आएगा कि नहीं, क्योंकि देखिए इसको 10 से गुणा कर दें और इसको 10 से गुणा कर दें तो क्या होगा, ये ऊपर 16 और नीचे 4 गुणा 10, तो 16 को 4 से काटेंगे तो 4 और 4 में 10 का भाग देंगे तो 0.4, तो 0.4। और ये क्या आएगा, 10 की घात -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और +6 और माइनस का है 4 तो क्या बच गया, 10 की घात +2। और यहाँ आपको दशमलव दाईं तरफ सरकाएं 4.0 तो 10 की घात 1 हो जाएगा। क्यों, दाईं तरफ सरकाते हैं तो 10 के घातांक में जो n आता है वो नेगेटिव आता है, तो दाईं तरफ आपने दशमलव सरकाया तो गुणा 10 की घात -1, क्योंकि एक अंक सरकाया तो गुणा 10 की घात -1 आएगा, 10 की घात 2 को 10 की घात -1 से गुणा करेंगे तो 10 की घात 1 बचेगा, तो इसका ये परिणाम आ जाता है इसमें अगर अपन भाग देंगे तो इस तरह से गुणा व भाग करते हैं वैज्ञानिक संकेतन का। अब अपन देखिए जोड़ व घटाना, जोड़ना व घटाना कैसे करें। जोड़ना व घटाना, जोड़ने और घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो दो राशियां आपको दी हुई हैं उन दोनों राशियों में जो 10 के घातांक वाले जो अंक हैं उनके घातांक एक समान कर लें आप। जैसे 4.02 गुणा 10 की घात 4 प्लस 5.01 गुणा 10 की घात 6, ये आपको जोड़ना है। तो इसमें जो दोनों अंक दिए हुए उसमें 10 के घातांक समान नहीं है, तो समान नहीं है तो आप समान कर लो, या तो इस 6 को घटाकर 4 कर लो या 4 को बढ़ाकर 6 कर लो। तो दशमलव धनात्मक कब बढ़ता है, जब दशमलव बाईं तरफ खिसकता है, और धनात्मक दशमलव घटेगा कब, जब दशमलव दाईं तरफ सरकेगा। कोई सा भी कर लो चाहे आप, जैसे मैं इस राशि को यूँ लिख दूँ 4.02 गुणा 10 की घात 4 प्लस 501 गुणा 10 की घात 4। मैंने क्या किया, दशमलव को 2 अंक दाईं तरफ खिसकाया, तो दाईं तरफ खिसकाने से 10 का जो धनात्मक घातांक है वो घट जाएगा, क्योंकि ये 10 की घात -2 से गुणा हो जाएगा। दशमलव दाईं तरफ खिसकाएंगे तो 10 के घातांक क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कितना नेगेटिव आया, 2 नेगेटिव आया, तो 6 में से 2 नेगेटिव हो गए, 4 बच गया। अब इन दोनों में से 10 की घात 4 तो कॉमन आ जाएगा, 4.02 प्लस 501 और 10 की घात 4 है वो कॉमन आ गया, तो 504 में 4.02 जोड़ेंगे तो 508.02 और गुणा 10 की घात 4। अब आपको क्या है, यहाँ दशमलव को बाईं तरफ खिसकाओ, 5.0802, तो बाईं तरफ खिसकाया तो क्या हो जाएगा, 10 के घातांक में उतनी संख्या जाएगी जितना आपने दशमलव बाईं तरफ खिसकाया। तो कितने अंक सरकाए, 2 अंक सरकाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 की घातांक 2 और गुणा हो जाएगा, तो 10 की घात 4 की जगह क्या जाएगा, 10 की घात 6। तो इन राशियों को अगर जोड़ेंगे तो ये मान प्राप्त होता है। क्लियर है चीज, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ये जोड़ना, वैसे ही घटाने में करेंगे। और उदाहरण लें जैसे 8.2 इंटू 10⁻⁴ -4 माइनस 4.1 इंटू 10⁻⁻5, ये राशियां हैं। तो सिंपल सा है, या तो -4 को -5 में बदल लो या -5 को -4 में बदल लो। तो देखिए क्या होगा, जैसे घातांक माइनस है, इसको -5 में बदलना है, तो क्या करूं मैं, इसको दशमलव को दाईं तरफ खिसका दूं, तो 82 गुणा 10 की घात -5 हो गया कि नहीं। इसको लिख सकते हैं आराम से, -4.1 गुणा 10 की घात -5, तो क्या हो जाएगा, 82 -4.1 और 10 की घात -5 है वो कॉमन आ जाएगा। तो 82 में से 4.1 घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 77.9
90 गुणा 10 की घात -5 और इसको दशमलव को बाईं तरफ लेंगे 7.790। तो धनात्मक दशमलव, जो धनात्मक मान है 10 के घातांक में वो बढ़ेगा। कितना? 1 दशमलव आपने बाईं तरफ खिसकाया है तो 10 का जो घातांक है वो धनात्मक में 1 बढ़ा, धनात्मक में बढ़ा, यहाँ ऋणात्मक है तो -5 + 1 होके क्या हो जाएगा? -4। तो ये मान इसमें प्राप्त हो जाएगा 7.790 गुणा 10 की घात -4। तो इस तरह से जो वैज्ञानिक संकेतन है उसमें जोड़ भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं और बड़ी बड़ी राशियों को आप छोटे रूप में लिख सकते हैं। तो ये साइंटिफिक नोटेशन और विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस को अपने डिटेल में पढ़ा। ध्यान से इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे आप उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब सार्थक अंक, और मापन में यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन, यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है मापन की। तो सार्थक अंक है वो केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सार्थक अंक ढंग से पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।